नमस्कार दोस्तों। आज है 13 दिसंबर और आज की जो मेजर करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है दुर्गावती फोर्ट। ये बेसिकली ये हिंदू और मुस्लिम में डिस्प्यूट चल रहा है महाराष्ट्र में। तो क्या हुआ था कि जो मराठी कम्युनिटी है वो एक मस्जिद को तोड़ के दुर्गा माता जी के मंदिर बनाए थे। तो इसी को लेके मजलिस ए मशवरा ट्रस्ट है जो उन्होंने डिस्प्यूट फाइल किया था कल्याणी सिविल कोर्ट। वो डिस्प्यूट को रूल आउट कर दिया है सिविल कोर्ट ने। तो हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, ये 16 सेंचुरी की बात है। आदि शाही सुल्तनत के द्वारा ये कल्याणी फोर्ट बनाया गया था। तो उसके बाद जो मराठा कम्युनिटी है 1760 में, उसमें इस फोर्ट को कब्जा करके दुर्गा देवी किला बना दिया गया इसको, और दुर्गा देवी टेम्पल भी एस्टेब्लिश कर दिया गया। और ब्रिटिश जब पावर में आए तो उसमें दुर्गा जी का टेम्पल भी कुछ डिमोलिश हुआ था। तो अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसका कुछ फैसला अभी तक आया नहीं, तो इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DAE होमी भाभा चेयर स्कीम। ये बेसिकली स्कीम है हमारे जो रिटायर्ड साइंटिस्ट है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बात की गई है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट और रिसर्च माइंड जो इंडिया में शॉर्टेज हो रहा है, वो गैप को फिल अप करने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है, जिसके जरिए जो साइंटिस्ट रिटायर्ड हो गए उनको भी आगे काम कर सकते हैं। और इसके क्या क्या मेजर प्रोविजन है, टू था 2 लाख पर मंथ उनको सैलरी मिल सकता है, और फाइनेंशियल ग्रांट भी मिलेगा, जैसे कि असिस्टेंस हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इस सब पे भी मिलता है। एंड बुक अलाउंस, इक्विपमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब भी फैसिलिटी मिलेगा। और एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इसके लिए, वो एक साइंटिस्ट होना चाहिए, और टेन्योर उनका 1 से 5 साल तक वो उनका टेन्योर भी राज रहेगा। और चैलेंजेस क्या क्या है अभी, फाइनेंशियल चैलेंजेस है, न्यू टेक्नोलॉजी का काफ़ी अभाव है, और काफ़ी जो इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है उसमें कोऑर्डिनेशन की भी काफ़ी कमी है। और होमी भाभा कौन है? होमी जहांगीर भाभा, उनका जन्म 1909 में हुआ था और निधन 1966 में हुआ था। और वो इंडियन फिजिसिस्ट थे, और उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है होमी भाभा को। और उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को भी एस्टेब्लिश किया था। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रम्बॉय बार्क को भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1954 में। और उन्होंने फॉर्मुलेट किया था इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। और उनको आदम प्राइज से भी नवाजा गया था, और प्रेसिडेंट ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उनका भी वो सदस्य रह चुके हैं। Baba activated Apsara, Asia's first research center reactor, was awarded पद्म भूषण 1954 में। उनको पद्म भूषण भी दिया गया था। और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2014 was given to which of the following? Baba Atomic Research, Indian Institute of Science, Indian Space Research Organization, Tata Institute of Fundamental Research। देखो यूपीएससी ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकता है किसको अवार्ड मिला था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो वाटर रिसोर्सेस है इंडिया का, सेंट्रल वाटर कमीशन ने वो एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है। उसमें बताया है कि हमारा जो एस्टिमेटेड इंडिया एवरेज वाटर है, वो उसका जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। हमारे जो टॉप 3 बेसिन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। और बॉटम बेसिन है जो निचले बेसिन में है, वो पेनारा, माही एंड साबरमती। कंपैरिजन टू प्रीवियस असेसमेंट, there is an increase in water availability in India,
बिकॉज ब्रह्मपुत्र बेसिन और नेपाल ने कंट्रीब्यूट किया है, नेपाल ने कंट्रीब्यूट किया है, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र भूटान ने कंट्रीब्यूट किया है। फिर भी जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी उससे मुकाबले कम है। हमारे पर कैपिटा जितने भी लोग हैं, पर कैपिटा के हिसाब से हर एक पर्सन को 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे फिगर बता रहा है कि 1513 क्यूबिक मीटर है। And utilization of water resources, Central Water Commission estimated that utilizing surface water is at 690 BCM out of total BCM. And so वाटर कमीशन के बारे में देख सकते हैं ये क्या है। एक सेंट्रल वो इसको एस्टेब्लिश किया था 1945 में बाय एडवाइस के द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है और ये स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका एक्स ऑफिशियल चेयर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल कंजर्वेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज और नेशनल रजिस्टर फॉर लार्ज डैम, कंडक्टिंग हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सब मॉनिटर करता है। इसका विंग है, मतलब इसका डिपार्टमेंट है डिजाइन एंड रिसर्च विंग, रिवर मैनेजमेंट विंग, वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग, ये सब 3 विंग है इसके। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी का, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। 36% of India districts are classified as overexploited critically by Central Water Authority. Central Groundwater Authority was formed under Environmental Protection Act. Statement 3 है, India has the largest area under groundwater irrigation in the world. So इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 2 एंड 1, 3। सो अगर हम ट्रिकी यूज करेंगे तो 1 ऑप्शन शायद 36% है, क्योंकि यूपीएससी अगर घुमाना चाहेगा तो 36%, 34 या 35 या इस पे भी खेल सकता है। और सी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो स्टेटमेंट 2 सही हो सकता है। अगर स्टेटमेंट 2 सही हो सकता है तो हमारे लिए बी और सी गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। बिकॉज इंडिया का इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है तो इंडिया ज़्यादातर ग्राउंड वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और हमारी फार्मिंग काफ़ी, हमारा जो इकोनॉमी है इंडिया का वो फार्मिंग पे बेस है। सो स्टेटमेंट 3 भी काफ़ी हद तक सही लग रहा है। तो हमारा 2 और 3, ये अगर स्टेटमेंट हमारा सही हो रहा है तो स्टेटमेंट 1 गलत हो। सो करेक्ट आंसर है which was given is correct. सो यह हमारा स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट होगा। सो ऑप्शन है हमारा सही। तो ऐसे हमको एनालिसिस करके बताना होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग स्पॉटलाइट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट पोल। सो हमारा जो अर्बन बॉडी है साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है। सो अर्बन बॉडी है ongoing debate on simultaneous election, commonly referred to as one nation, one election, present a valuable opportunity to highlight the fundamental aspect of local democracy, the need for election to urban local government. सो हमारे जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है, कभी लोकल बॉडी हो गया, कभी ब्लॉक के हो गया, तो कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, एमएलए हो गया, तो उसमें क्या हो गया, पब्लिक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो गया उनका जो इलेक्शन हो रहा है तो उसमें मासिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। सो डिसेंट्रलाइज सिग्निफिकेंस ऑफ, सो हम देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। सो सिग्निफिकेंस क्या है अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट होता है। सो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रलाइज ऑफ पावर होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, जो पावर होता है जो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, सर्विस इजीली डिलीवरी होता है और लोकल डेमोक्रेसी में भी इम्प्लीमेंट होता है, रेगुलर इलेक्शन होता है। इलेक्शन एंड सोशल इम्पैक्ट, high voter turnout, local election typically lack of awareness and perceived impact. Many voters feel that the impact of urban local election is less significant compared to state and national election.
Political disengagement. In many cases, urban residents may feel disconnected from the local governments. Timing and scheduling issue. Election to urban local government may be held at different time or not in synchronized with the other election. Voter fatigue. Frequent election at different level may contribute to voter fatigue, lowering the participation rate in local election. What are the reforms are necessary to enhance the effectiveness of urban local government? Empower state election commission, regular election, decentralization of power, public participation. So these are the reform need to be taken. 74 Constitution Amendment Act aimed at decentralizing power to urban local government. However, actual implementation has been inconsistent. Way forward, you can mention strengthen institutional capacity and autonomy, promote public engagement and accountability. So previously one question has been asked like the strength and substance of local institution in India has shifted from the formative phase of functionaries and fun to the contemporary stages functionality. Highlight the highlight the critical challenge faced by local institutions in terms of their functionality in recent time. In such question, we can give introduction like what is in election and what kind of importance of the election, and the subject we can mention the pros like what is the difficulties and cons. Also, we can mention and way forward we need to mention like what is the importance of election and for the democracy, so that we can get a good mark. Our next topic is what is disease X and should the world prepare for it. हमारा जो कॉन्गो एरिया में है काफी लोगों की मौत हो गई है, तो अभी वो डिजीज आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो उसको हम डिजीज एक्स के थ्रू पे नाम देते हैं. सो डिजीज रिलेटेड भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. कोविड-19 के बारे में पिछले साल में क्वेश्चन पूछा था. कोविड-19 pandemic has caused unprecedented devastation worldwide. However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was outweighed the management of the pandemic. So ये क्वेश्चन भी आप अटेंड कर सकते हो. जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जो the strength of and substance of local institution in India has shifted from the formative phase of functionaries and fund to the contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenge faced by local institutions in terms of their functionality in recent time. So only इसके तरफ से ये आंसर दिया गया है. The evolution of local institution in India has witnessed a significant transition from the formative stage. So ये इंट्रोडक्शन में बताया गया है और सिग्निफिकेंस में क्या बताया गया है, और लोकल लीडरशिप प्रिंसिपल पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, वुमेन एम्पावरमेंट, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल सब्सिडियरिटी. So challenges lack of capacity and skill, inadequate financial resources, political interference, corruption, ineffective citizen participation, social exclusion, fragmented governance, poor monitoring and accountability. कंक्लूजन में बताया गया है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और फर्स्ट एंड मीनिंगफुल अकाउंटेबल सिटीजन पार्टिसिपेशन हो. ये सब के बारे में पहले इलेक्शन के बारे में क्या क्या बताया गया है और फिर एक सब्जेक्ट में ऐसा ग्राफ भी बना गया है. सो ये सब पॉइंट हमारे आंसर्स को एनहांस करते हैं. सो अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट आता है तो आपके लिए वीडियो लाऊंगा. टेक केयर गाइस, बाय बाय.